तो देखिए, जितने भी देखिए क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, जितने भी देखिए हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, तो क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं हमारे पास, और साइंस का विषय है, क्लास 10th की बात करें तो देखिए आज हमारा चैप्टर है दूसरा, जिसका नाम है एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। तो देखिए एसिड्स, बेसेस और साल्ट्स की आज हमारी चौथी क्लास है। हम ये भी कह सकते हैं कि इससे पहले हम 3 क्लास पूरी पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि आज हमें इस चौथी क्लास के अंतर्गत क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो सारे बच्चे बैठे रहें। तो देखिए आज हम बात कर रहे हैं अपनी इस चौथी क्लास की, आज हम बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये कहेंगे आज की जो हमारी चौथी क्लास है, तो इस चौथी क्लास के अंदर में जो हमारी 4th क्लास का लेक्चर है, इस 4th क्लास के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे साल्ट्स को। आज हम पढ़ेंगे साल्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साल्ट्स को देखते हैं। अगर हम साल्ट की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं साल्ट क्या है, एक मेरा आयनिक कंपाउंड है। साल्ट क्या है, हमारा एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। जो कि अगर हम इस बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की, तो ये जो आयनिक कंपाउंड है ये 2 आयनों से मिलकर के बना है, ठीक। एक तो है मेरे पास पॉजिटिव आयन, यानी कि जिसे हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है। एक तो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, जिसे हम दूसरी भाषा में कैटायन भी कहते हैं, ठीक। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आल्सो नोन एज कैटायन, जिसे हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। और दूसरा है हमारे पास देखिए नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन आल्सो नोन एज आयन, जिसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो साल्ट की बात करें तो साल्ट हमारा एक आयनिक कंपाउंड है। साल्ट आर फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। अगर हम बात करते हैं साल्ट की, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि साल्ट वो होता है जिसमें एसिड और बेसिस, अगर 2 की रिएक्शंस की बात होगी, देखिए एसिड और बेसिस 2 रिएक्शंस की बात होगी। अगर हम एसिड की और बेसिस के साथ हम जब भी कभी रिएक्शन कराते हैं, इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ाया कि अगर हम एसिड की और बेसिस की अगर हम रिएक्शन करते हैं तो वहां पर मेरा साल्ट बनता है, ठीक। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं साल्ट आखिर में है क्या, साल्ट कैसे है। साल्ट आर फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेसिस के रिएक्शन से बनता है मेरा साल्ट। अगर हम साल्ट की बात करें तो देखिए हम यहाँ पर कहते हैं कि साल्ट इज ए न्यूट्रल। साल्ट न्यूट्रल क्योंकि देखिए हमने पिछली क्लास में पढ़ाया कि अब अगर हम किसी प्रकार से हम एसिड की और हम बेसिस की अगर हम रिएक्शन करा देते हैं तो जो मेरे पास जो साल्ट बनना है तो वो क्या है, न्यूट्रल है, वो क्या है, न्यूट्रल। और दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर मैं बात करता हूं दिस रिएक्शन is also known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये है, देखिए मेरे पास साल्ट, ये देखिए साल्ट, ये है साल्ट। तो ये साल्ट कब बना, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना। जब एसिड की और बेसिस की क्रिया होती है, रिएक्शंस होती है, तो देन इट विल फॉर्म साल्ट। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो पहली बात तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि साल्ट जो बनना है वो क्या बना प्यारे बच्चों, न्यूट्रल है। दीज आर इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्ट, चलो ठीक है, इसे हम अभी समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आगे आएगा, हम आप समझा देंगे तुम्हें, इस समय छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इस समय पर अब देखते हैं साल्ट आर मोस्टली सॉलिड। अगर साल्ट की बात हो तो पहले यहाँ पर इस कंडीशन को देखिए, साल्ट को देखिए यहाँ पर कंडीशन, साल्ट देखिए, साल्ट देखिए यहाँ पर, साल्ट देखिए यहाँ पर, ये साल्ट दिखाई दे रहा है आपको, साल्ट को देखिए यहाँ पर। तो अगर हम साल्ट की बात करते हैं तो साल्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो ये कैसा दिख रहा है, एक सॉलिड स्टेट में, मोस्टली सॉलिड है।
साल्ट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर हम किसी प्रकार के साल्ट की अगर हम बात करते हैं, इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो सॉलिड होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, थोड़ा हाई होता है। यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। अगर मेरे पास कोई वाटर है, ये है मेरे पास वाटर, अगर मैं वाटर के अंदर में सॉलिड पार्टिकल्स को डाल दूं, तो इट इज डिजोल्व। क्या हो जाएगा? डिजोल्व। तो ये क्या हो जाता है, जब भी कभी वाटर के अंदर डाल देते तो क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाता है। तो दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। देखिए, अगर हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड की रिएक्शन जब हम बेस के साथ में कराते हैं तो सॉलिड बनता है। ठीक, अभी हमने बताया कि जब एसिड की रिएक्शन अगर मैं बेस के साथ में करा दूंगा तो यहाँ पर सॉल्ट बनता है एंड वाटर। बट यहाँ पर ये बात करें तो मान लीजिए मेरे पास HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है मेरे पास? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और इसकी क्रिया हम करा देते हैं क्षार के साथ। ठीक है, NaOH, यानी कि हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसकी रिएक्शन करा देते हैं तो जो बनने वाला जो मेरा प्रोडक्ट है, यहाँ पर जो बनना है मेरा, यहाँ पर साल्ट बनेगा। ठीक, तो साल्ट बनेगा एंड वाटर रिलीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मेरा बनने वाला ये सबस्टांस है, जो मेरा सबस्टांस यहाँ पर बना, वाटर के अलावा जो सबस्टांस बना वही क्या है मेरे पास? साल्ट है। अरे वाटर तो बना, लेकिन वाटर के साथ में जो मेरा नया सबस्टांस बनना है वो क्या है? वही साल्ट है। तो अगर हम बात करते हैं एसिड की और बेस की रिएक्शन करेंगे तो वाटर के साथ में जो मेरा नया सबस्टांस बनना है वही मेरा क्या है? साल्ट। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये जो पूरी रिएक्शंस हो रही है, ये पूरी रिएक्शंस हो रही है वाली यहाँ पे, ये देखिए ये पूरी रिएक्शंस हो रही है। अगर मैं इस रिएक्शंस की बात करता हूं तो इस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। क्योंकि यहाँ पर जो बनने वाला सबस्टांस है वो क्या है मेरा? न्यूट्रल। जो साल्ट बना है वो क्या है? न्यूट्रल है। तो जब कोई मेरे पास सबस्टांस न्यूट्रल बनना है तो जिस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बनता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसे हम क्या कह देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। साल्ट आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो साल्ट का निर्माण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हो रहा है। अगर मैं बात करता हूं एक साल्ट की बात करूं, साल्ट वर्क एज इलेक्ट्रोलाइट्स, अभी मैंने बताया था। तो साल्ट की बात करें तो साल्ट क्या है? साल्ट भी एक इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में काम करता है। इसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स में कह सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक बर्तन ये है, इसके अंदर में हम कोई मेटल आयन ले सकते हैं। पानी भर लिया मैंने यहाँ पर। ठीक, इसके अंदर हमने क्या लिया? हमने वाटर, एक प्योर वाटर ले लिया। अगर मैं प्योर वाटर की बात करता हूँ तो प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर की बात करते तो वहां पर क्या है? प्योर वाटर को अगर लेते तो वहां पर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट नहीं करता है। बट मैं यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर इसके अंदर में अगर मैं किसी प्रकार से यहाँ पर मैं साल्ट को डिजोल्व कर दूं, अगर उस वाटर के अंदर साल्ट को डिजोल्व कर दूं तो यहाँ पर अगर मैं किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करूं, ठीक, तो उसमें क्या है? करंट आने लगेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर उधर क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई मेरे पास शुद्ध, मान लीजिए कोई वाटर है मेरे पास, ये प्योर वाटर है। इस प्योर वाटर के अंदर अगर मैं यहाँ पर किसी प्रकार से एक करंट को प्रवाहित करूँ तो उसके अंदर में करंट, यहाँ पर करंट प्रवाहित नहीं होगा प्योर वाटर में। बट इस पानी के अंदर में, इस वाटर के अंदर में अगर हम NaCl यानी नमक, अगर हम इसके अंदर में नमक मिला लें तो अब हम यहाँ पर एक नमक, जैसे मैं इसके अंदर में NaCl नमक मिलाऊंगा तो नमक क्या होता है?
जैसे मैं इसके अंदर में NaCl नमक मिला दूंगा, तो नमक की बात है तो नमक क्या है मेरे पास, NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड, वो आयन में टूट जाएगा। ठीक, Na अलग टूट जाएगा और Cl अलग, वो पूरा पानी में क्या होने लगेंगे, इधर से उधर क्या गमन करने लगेंगे, ठीक है, मोशन करने लगेंगे, जिसकी वजह से अगर मैं यहाँ से किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स, मैं यहाँ से किसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को अगर मैं इसके अंदर प्रोवाइड करता हूँ तो आसानी से वो इलेक्ट्रिसिटी इधर उधर होती है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, अगर मेरे पास प्योर वाटर है, प्योर वाटर में अगर मैं जैसे ही NaCl नमक मिला दूंगा तो अब मेरे पास वो क्या हो गया, साल्ट सॉल्यूशन। तो अब क्या होगा हमारे पास, ये साल्ट सॉल्यूशन। तो साल्ट सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर साल्ट सॉल्यूशन है यानी कि साल्ट का सॉल्यूशन है वाटर के अंदर, तो अब वहां पर मैं किसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करता हूं तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आराम से कंडक्ट होती है। कंडक्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चल सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं सो आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेरा नमक है इसे हम क्या इलेक्ट्रोलाइट्स भी कह सकते हैं। पहले भाई प्योर वाटर में करंट नहीं था, इधर उधर करंट नहीं चल रहा था, मूव नहीं कर रहा था, बट मैंने जैसे ही उसके अंदर में NaCl मिला दिया जैसे अब क्या हुआ, अब करंट इधर उधर चलने लगा। तो करंट क्यों चला, जब उसके अंदर में NaCl मिला दिया। तो NaCl क्या है, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट्स है, एक इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में काम करता है, अर्थात ये वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर सकता है। अब देखिए अब हम आगे थोड़ा और समझते हैं, साल्ट फॉर्मेशन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बात सही है, अभी हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि साल्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से होता है। साल्ट का फॉर्मेशन किससे होता है, मान लीजिए कोई एसिड है, एसिड की क्रिया बेस से होगी तो जो वाटर के साथ बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है मेरे पास, साल्ट है। वो क्या है मेरे पास, साल्ट। तो ये है मेरे पास साल्ट है। साल्ट फॉर्मेशन बाय अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड से भी साल्ट फॉर्मेशन बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड, गलत हुआ यहाँ पर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये है मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये है मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। ठीक, ये है मेरे पास क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मेरे बेस है। दूसरा मेरे पास क्या है, एशिया हाइड्रोक्लोरिक। तो इन दोनों की क्रिया करते हैं तो इन दोनों की क्रिया से क्या हो जाता है, NH4Cl बनेगा। और जो वाटर के साथ में जो बनने वाला वाटर, तो ना इस वाटर के साथ में जो मेरा प्रोडक्ट बनना है वो क्या है मेरे पास, साल्ट। अब जो मेरे पास बन गया है अमोनियम क्लोराइड, वो क्या है मेरे पास, साल्ट है। तो वो चीज़ क्या है मेरे पास, साल्ट है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्रिया करते हैं। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, ये है मेरे पास NH4 और यहाँ से मैंने लिया Cl। ठीक, ये आ गया Cl। ठीक है, तो NH4Cl हमारे पास जाएगा, एक H हमारे पास ये है और OH है, इन दोनों की आपस में क्रिया होगी तो मेरा यहाँ पर क्या बन गया, वाटर। तो हम ये भी कह सकते हैं साल्ट का फॉर्मेशन हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भी कर सकते हैं। भाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, तो उससे भी बेस की जब भी कोई क्रिया एसिड के साथ में होगी तो हम ये कह सकते हैं मोस्टली कंडीशन में क्या मेरा साल्ट ही बनता है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि हम साल्ट का अगर फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए साल्ट हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए साल्ट फॉर्मेशन बाय रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड एसिड। अगर कोई मेरे पास मेटल है, मान लीजिए मेटल की क्रिया अगर मैं एसिड के साथ में करा तो मान लीजिए मेटल के रूप में मैंने मैग्नीशियम लिया, मैंने क्या लिया, मैग्नीशियम। मेटल के रूप में मैंने क्या लिया, मेटल के रूप में लिया मैंने मैग्नीशियम। ठीक, मेटल के रूप में लिया हमने मैग्नीशियम। अब हम मैग्नीशियम की क्रिया, इस मैग्नीशियम क्रिया हम किसी एसिड के साथ में करा देते हैं। मान लीजिए मैंने HC लिया, हाइड्रोक्लोरिकम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, इसके साथ में क्रिया करा दी तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या हुई, रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। और जो बनने वाला जो मेरे पास सब्सटेंस है वो क्या है मेरे पास, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, वो बनने वाला सब्सटेंस क्या है मेरे पास, मैग्नीशियम
क्लोराइड MgCl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? साल्ट है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई मेरे पास मेटल है और मेटल की क्रिया किसी प्रकार से एसिड से कराते हैं तब भी साल्ट बन जाता है, तब भी क्या बन जाता है? साल्ट। तो जो बनने वाला मेरा सब्सटेंस है वो क्या बनेगा? मेरा साल्ट बनेगा। अब इसी प्रकार से देखिए साल्ट फॉर्मेशन बाय रिएक्शन बिटवीन मेटल कार्बोनेट एंड एसिड। हम देखिए साल्ट एक और विधि उससे बना सकते हैं। अगर कोई मेरे पास मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट में हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? कैल्शियम क्या है मेरे पास? मेटल। मेटल के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? कार्बोनेट। तो हम इसे कहते हैं मेटल कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट की क्रिया अगर हम किसी एसिड के साथ में करा दें, जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, इसके साथ में क्रिया करा दें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये है मेरे पास एक मेटल कार्बोनेट और इसके साथ में क्रिया करा दे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तो CO2 हमें यहाँ पर मिलेगी, दूसरा हमें वाटर मिलेगा, उसके साथ में जो बनने वाला मेरा प्रोडक्ट है CaCl2, ये क्या है मेरे पास? कैल्शियम क्लोराइड। तो ये क्या है? यही साल्ट है CaCl2। CaCl2 क्या है? ये क्या है? CaCl2 क्या है? हमारा साल्ट है, ठीक। उसमें से क्या कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रिलीज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई? रिलीज हो गई। तो इस प्रकार से हमें कह सकते हैं अगर कोई मेटल कार्बोनेट है तो मेटल कार्बोनेट की अगर हम एसिड के साथ में करा दें तब भी मेरा साल्ट बनता है, जो बनने वाला सब्सटेंस साल्ट बनेगा। दूसरी कंडीशन में देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि हम साल्ट का फॉर्मेशन, हम साल्ट देखिए बना सकते हैं, हम साल्ट और भी विधि से बना सकते हैं। अगर मैं रिएक्शन मेटल बाई कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा दूँ एसिड के साथ में, तो मैं अगर मेटल बाई कार्बोनेट है उसकी रिएक्शन हम एसिड के साथ में करा देते हैं उसकी एक्शन, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो मेरा बनने वाला सब्सटेंस है वो क्या बनेगा? मेरा साल्ट बनेगा। तो जैसे ही मेरा पहले, इससे पहले हमने क्या कराया? कोई मेटल कार्बोनेट लिया, तो पहले हमने मेटल कार्बोनेट लिया, अब हमने क्या लिया? सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो जो वहां पर प्रोडक्ट निकला था CO2, वहां भी रिलीज हुई थी CO2, तो वही चीज हमारी यहाँ भी हो रही है और हमारा वाटर भी क्या अलग निकला। अब इसके साथ में जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास क्या है? साल्ट। क्या है हमारे पास? साल्ट। यानी अब बनने वाला हमारा जो प्रोडक्ट है सोडियम क्लोराइड वो क्या है प्यारे बच्चों? साल्ट है। तो Na को हमने यहाँ से निकाल दिया NaCl और एक H ये और एक H दी, ये होगी हमारी 2H और यहाँ पर O3 में से एक O हमने यहाँ पर लिया, बाकी CO3 में से एक को लेकर के CO2 बचा, CO2 हमारी क्या हुई? रिलीज हो गई। इसी प्रकार से साल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड बेसिस। अगर कोई मेरे पास मेटल है तो हम ये भी कह सकते हैं, देखिए साल्ट एक और तरीका से बन सकता है। मान लीजिए कोई मेटल है, अगर उस मेटल की क्रिया जिंक, अगर हम मेटल की क्रिया किसी बेस के साथ में कराते हैं, ये है बेस, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और ये है मेरे पास जिंक का मेटल है। हमने इसकी क्रिया करा दी तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस तो निकलती है, ठीक। इसके साथ में जो बचा हुआ मेरा प्रोडक्ट है सोडियम जिंकेट, वो क्या है हमारे पास? साल्ट। तो सोडियम जिंकेट क्या है? एक साल्ट है। तो बनने वाला प्रोडक्ट जो मेरा सोडियम है वो क्या है? सोडियम जिंकेट साल्ट। अब देखिए आगे कुछ यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट साल्ट, कुछ यहाँ पर कुछ हमने एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ नाम दे रखे हैं साल्ट के। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड NaCl, ये क्या है? साल्ट है, ठीक। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये भी साल्ट है, ठीक। जिंक सल्फेट, ये भी साल्ट है। ये प्रोडक्ट बनना है हमारा किसी रिएक्शन में तो हमें ये कहेंगे ये चीज़ क्या है? साल्ट। अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो ये भी क्या है? मेरे पास साल्ट है, ठीक है। कॉपर सल्फेट क्या है? साल्ट है। अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं MgCl2, ये भी साल्ट है। जिंक क्लोराइड की बात, ये भी साल्ट है, ठीक है। सोडियम सल्फेट, ये भी साल्ट है। K2SO4, ये भी साल्ट है, ठीक। कैल्शियम सल्फेट, ये भी साल्ट है। मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी साल्ट है, ठीक है। एल्युमिनियम सल्फेट, ये क्या है? सब साल्ट है। अमोनियम सल्फेट, ये क्या है? सारी चीज क्या है? साल्ट।
इनमें सारी चीजों को देखिए, ये सारी चीज क्या है, साल्टी साल्ट है। उसके अलावा देखिए और भी है, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। उसके अलावा हम बात करते हैं सोडियम एसिटेट की। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, ये सारी चीजें क्या है, साल्ट। ये सारे एग्जाम्पल क्या है, साल्ट के। तो साल्ट के एग्जाम्पल इनको आप देख लो, समझ लो, एग्जाम से क्या अंतर आते हैं, उसी प्रकार से आपको जवाब देना है कि ये सारी चीज क्या है, सारी चीज ये साल्ट है। अगर हम साल्ट की बात करते हैं तो थोड़ा हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर मैं साल्ट को देखते हैं तो हम यहाँ पर साल्ट की देखो हमें कई टाइप मिलते हैं। एक तो देखिए हमें मिलता है साल्ट एसिडिक, एक मिलता है बेसिक और एक मिलता है हमें न्यूट्रल। तो साल्ट के भी क्या मिल रहे हैं यहाँ पर, 3 टाइप्स, 3 टाइप्स देखिए, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक साल्ट को हम थोड़ा समझते हैं कि एसिडिक साल्ट है क्या। अगर मैं एसिडिक साल्ट की बात करता हूं, जैसे कि इसका नाम है एसिडिक, एसिडिक का नाम आ जाता है तो ये समझ लीजिए क्या है, इसका नेचर एसिड जैसा होगा, ठीक है। तो ऐसे एसिडिक साल्ट हम उसे कहेंगे जिसका पीएच लेवल देखते हैं 7 से क्या होगा, कम। यानी कि अगर पीएच लेवल 7 है, इससे मान लीजिए इसका पीएच लेवल 6 मिल सकता है, आपको 5 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 0। तो यहाँ से पीएच लेवल आपका लेस देन 7 होगा, 7 से कम। जिस साल्ट का पीएच अगर हम नापते हैं एक यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता करते हैं, अगर उसका पीएच लेवल मुझे 7 से कम दिखाई देता है तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि वो क्या है, एक एसिडिक साल्ट है। एसिडिक साल्ट की अगर बात करते हैं तो मान लीजिए कोई मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करते हैं तो ये है मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरा मेरे पास एक वीक बेस लिया मैंने, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, इस दोनों के अगर हम आपस में रिएक्शन करा देते हैं, ठीक, वीक बेस हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है, तो इसकी क्रिया करा देते हैं, जो यहाँ से बनने वाला जो मेरा प्रोडक्ट है अमोनियम क्लोराइड, ये देखिए अमोनियम क्लोराइड। तो ये मेरे साल्ट की बात करते हैं तो इसकी प्रकृति क्या है, एसिड, ये हमारा लिक्विड है। तो इसकी प्रकृति क्या है, अमोनियम क्लोराइड क्या है, एक एसिडिक साल्ट है। अब हम बात करते हैं बेसिक या एल्कलाइन की बात करते हैं। तो बेसिक या एल्कलाइन वो हुआ जिसका पीएच मोर देन 7 होगा। अब पीएच 7 से ऊपर होना चाहिए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब इससे ऊपर पीएच चलना चाहिए आपका, तो पीएच मोर देन 7, 7 से ऊपर होगा पीएच में, इससे ऊपर होगा। तो मान लीजिए मैंने वीक एसिड लिया, ये मेरे पास वीक एसिड, और मैंने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग को मैंने बेस लिया, ये मेरे पास क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। दोनों की क्रिया करा देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक बेसिक साल्ट बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है हमारे पास, बेसिक साल्ट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो इन दोनों के रिएक्शन से हम आसानी से बेसिक साल्ट को बना सकते हैं। अब न्यूट्रल साल्ट वो होगा जिसका पीएच एग्जैक्टली 7 होगा, न तो 7 से कम होगा न ही 7 से अधिक होगा। तो ऐसे की बात करते हैं जिसका पीएच एग्जैक्टली 7 है। तो न्यूट्रल साल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। ये मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और ये है मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस, इस दोनों की आपस में हम करा देते हैं क्रिया। तो जो मेरा बनने वाला प्रोडक्ट है इसको हम देखते हैं, तो इसका पीएच एग्जैक्टली कितना है, 7, ठीक। इसका पीएच कितना है, 7। तो ये जो बनने वाली चीज है ये क्या, न्यूट्रल बन गई है क्या। तो डू नॉट हैव एनी एक्शन ऑन लिटमस पेपर। अगर मैं लिटमस पेपर की इसके ऊपर एक्शन करा दूं, चेक करके देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिटमस पेपर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका पीएच क्या है, एग्जैक्टली 7। जैसे प्योर वाटर है, प्योर वाटर की हम बात करते हैं,
प्योर वाटर में लिटमस पेपर को डाल दूंगा तो जैसा है वैसा बना रहेगा, क्योंकि न तो प्योर वाटर न तो वो एसिडिक है और नहीं वो बेसिक है। तो प्योर वाटर की अगर बात करते हैं, न तो वो एसिडिक है नहीं वो बेसिक है, तो वो चीज क्या है, एक न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल वो सब्सटेंस है जहां पर किसी प्रकार का कोई इंडिकेटर डू नॉट वर्क, डू नॉट एनी एक्शन नहीं करता है। अब हम बात करते हैं जो मेरा बना हुआ साल्ट है उसे हम कहते हैं कॉमन साल्ट। अगर हम कॉमन साल्ट की बात करें तो कॉमन साल्ट हमारा NaCl क्या है, कॉमन साल्ट, जिसे हम साल्ट भी कह देते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला NaCl है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, मेरे पास एक न्यूट्रल साल्ट है। तो न्यूट्रल साल्ट होने की वजह से दिस इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, न तो ये एसिडिक है और नहीं ये बेसिक है, क्योंकि एग्जैक्टली pH 7 है भाई, एग्जैक्टली इसका pH 7 है, तो न तो वो एसिडिक है नहीं वो बेसिक है। मोस्टली यूज्ड इन फूड स्पेशली वेजिटेबल्स एंड पल्स। हम अक्सर देखते हैं कि जो मेरे पास जो सावाना नमक है, दुकानों पर मिलने वाला जो नमक है, इसे हम साल्ट कहते हैं, कॉमन साल्ट भी कह दी थी, ठीक है। तो साधारण नमक है, तो हम इसकी ये कह सकते हैं बात, इससे ज़्यादातर अपने खाना खा रहे हैं तो हम खाने की सब्जी में, दाल में, सलाद में उसके स्वाद को एनहांस करने के लिए खाते हैं, क्योंकि बिना नमक के तो हमको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए हम उसके स्वाद को कहीं ना कहीं हमारे स्वाद को क्या करता है, ये एनहांस करता है, जिसकी वजह से हम इसे खाते हैं। NaCl formed here is an aqueous state which can be evaporated to obtain NaCl। तो मान लीजिए कि NaCl की बात करते हो तो NaCl पहले तो हमें लिक्विड स्टेट में मिल रहा है, ठीक, सी वाटर से, अभी हम समझेंगे आगे स्लाइड में, सी वाटर से। तो हम इससे जो मुझे लिक्विड स्टेट में मिला है, अब सॉलिड स्टेट में कैसे मिला, अब सॉलिड स्टेट में इसकी कंडीशन कैसे आई, तो ये हमें ये कह रहे हैं ज़्यादातर जो बन रहा है, जो नमक NaCl बना मोस्टली कंडीशन है वो एक लिक्विड स्टेट में। तो जब इसके धीमे धीमे इसके अंदर से जो पानी होता है वो धीमे धीमे क्या हो जाता है, इवापोरेटेड, ठीक है। तो ये देखो लगा विच कैन बी इवापोरेटेड, इसका धीमे धीमे क्या हो जाता है, वाटर क्या होता है, इवापोरेट, इवापोरेट मतलब पानी उड़ जाता है। तो जैसे उसका पानी उड़ जाएगा, जो बचने वाली चीज है सॉलिड, सॉलिड बची वही मेरा साल्ट है। तो लिक्विड स्टेट में तो मुझे मिला, बट धीमे धीमे उसके अंदर से वाटर क्या इवापोरेट हो गया। जब सही वो सारी चीज एकदम इवापोरेट होगी तो फिर सॉलिड सॉलिड जो चीज बच रही है वही मेरा नमक है, अब सॉल्ट बन गया। तो NaCl प्रेजेंट इन नेचर अबंडेंस। अगर मैं प्रकृति की बात करता हूँ, पृथ्वी की बात करता हूँ, तो हमें इस पर सबसे ज्यादा मात्रा में नमक मिला। भैया चारों तरफ खारा जल है, समुद्र में चलाओ तो खारा ही जल है, तो नमक ही नमक तो है सब। तो हमें ये बात करते हैं, नमक की बात करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा क्या मिल रहा है, अबंडेंस, अत्यधिक मात्रा मिल रहा है। कॉमन साल्ट की अगर हम बात करते हैं तो कॉमन साल्ट को हम प्राप्त कर सकते हैं। आखिर में ये मिलता कहाँ है, किस प्रकार से प्राप्त होगा, तो पहली बात तो फाउंड इन डिजोल्व्ड फॉर्म इन द सी वाटर। पहली बात तो यह कि जो समुद्र का पानी होता है, सी वाटर, यह सी वाटर, इस सी वाटर के अंदर क्या डिजोल्व्ड है, सी वाटर में क्या रहता है, डिजोल्व्ड। ये तो लिखा है फाउंड इन डिजोल्व्ड फॉर्म इन सी वाटर। सी वाटर में एक डिजोल्व्ड फॉर्म के रूप में रहता है, यानी घुले हुए रूप में रहता है। इसीलिए तो जब भी कभी जाते हैं समुद्र में देखा खारा पानी है। खारा पानी क्यों है, क्योंकि उसके अंदर में NaCl डिजोल्व है, ठीक। तो हमें समुद्र से मिला सी वाटर से एक डिजोल्व फॉर्म में। उसके अलावा फाउंड इन सॉलिड फॉर्म एज रॉक साल्ट। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं मुझे सॉलिड में भी ये मिल रहा है, बट जमीन के अंदर रॉक से मिल रहा है। रॉक से मतलब चट्टान से, रॉक से मिला। जो रॉक से मिलने वाला साल्ट होता है उसे रॉक साल्ट कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, रॉक साल्ट। जो हमें रॉक से मिल रहा है उसे हम कहेंगे रॉक साल्ट। अब थोड़ा समझ लेते हैं इसे। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं एक कॉमन साल्ट की, कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर। आखिर में सी वाटर से कैसे लेते हैं, तो देखिए मोस्टली डिफरेंट साल्ट डिजोल्व्ड इन सी वाटर। ये है मेरे पास सी वाटर,
समुद्र का खारा पानी चारों तरफ देखा। इसके अंदर में क्या है, डिजोल्व है, घुला हुआ है, खारा पानी इसी वजह से क्योंकि उसमें नमक की मात्रा अधिक है। ठीक, मोस्टली डिफरेंट विभिन्न प्रकार के जो साल्ट्स होते हैं वो डिजोल्व होते हैं सी वाटर में, समुद्री पानी में, समुद्री पानी के अंदर वो डिजोल्व होते हैं। कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, जो कॉमन साल्ट है, कॉमन साल्ट का मतलब NaCl, इसे हम प्राप्त करते हैं सी वाटर से बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। तो जैसे जैसे इस पानी को पहले मैं गड्ढों में भर लूंगा, ये देखो खेतों की तरह छोटे छोटे से बने हुए, जैसे क्यारियां बनी होती, रॉ बनी होती, उसी में इस पानी को भर दिया। पानी को भर के क्या वो हमारा धीमे 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 पानी उड़ जाता है, तो फिर ये सूखा सूखा सा पाउडर सा रहता है, वो देखिए इकट्ठा कर दिया उन्होंने, ये देखो दिख रहा है, ये देखो इकट्ठा, फिर ऐसे इकट्ठा होता रहा, धीमे धीमे सॉलिड हो जाता, ठोस बन जाता है यहाँ पर। ठीक, ये क्या बन गया, एक सॉलिड। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ से क्या हुआ, इवापोरेशन हो गई, पहले भर के दिया फिर वाटर का इवापोरेट हो गया। तो सी वाटर इज कलेक्टेड इन लार्ज एंड सोल्यूबल। सी वाटर सबसे पहले हम समुद्र के पानी को यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, बड़े बड़े लार्ज बड़े बड़े होते हैं सैलो पूल्स, सैलो पूल्स का मतलब होता है कम गहरे, आपको दिख रहा है केवल यहाँ पानी अधिक है। जैसे थाली देखिए, थाली वही थाली जिसके अंदर हम खीर खाते हैं, जिसके अंदर हम सेवरी खाते हैं, जिसके अंदर हम चावल खाते हैं, उस थाली को हम देखते हैं तो उस थाली को देखिए, उसका सरफेस तो अधिक है, तो जिसका सरफेस अधिक होगा तो वो क्या धीमे धीमे वहां से वाटर का इवापोरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज इवापोरेट हो जाएगी, और जो बचने वाला सॉलिड है वही मेरा क्या है, NaCl, रिफाइन कर लिए थे। अब देखिए सी वाटर की बात करते हैं, तो देखिए सी वाटर इज कलेक्टेड इन लार्ज सैलो पूल्स। तो सी वाटर को हम सैलो पूल बात करते हैं, छोटी छोटी क्यारियों में हम वहां पर क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, द वाटर इज इवापोरेटेड बाय द सनसीट, तो ये पानी धीमे 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 सूर्य की गर्मी से उड़ जाता है स्लोली। ठीक, एंड लिविंग ए कॉमन साल्ट बेल्ट, और पीछे सारा पानी उड़ जाएगा, सारा पानी उड़ने के बाद अपने पीछे एक कॉमन साल्ट को छोड़ जाता है। ठीक है, ये देखो कॉमन साल्ट, सारा पानी उड़ गया, अब जो ठोस मटेरियल बच रहा है वही मेरा साल्ट है। दिस कॉमन साल्ट इज इम्प्योर, अगर जो यहाँ पर छूटा है जो हमने प्राप्त किया है, ये क्या है प्यारे बच्चों, इम्प्योर, प्योर नहीं है, इम्प्योर है। ठीक है, बिकॉज सम अदर साल्ट आर मिक्सड इन इट, क्योंकि इसके अंदर और भी विभिन्न प्रकार के जो होते हैं, अन्य प्रकार के साल्ट है वो भी इसके अंदर मिले हुए होते हैं। डायरेक्ट ही आप उससे कंज्यूम करेंगे तो थोड़ा बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए ये क्या धीमे धीमे प्रोसेस में जाता है प्योरीफाइड होने के लिए। तो इट इज प्योरीफाइड टू ऑब्टेन प्योर कॉमन साल्ट। फिर हम इससे धीमे धीमे बड़े बड़े इनकी इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्रीज में क्या होगा, इनका प्योरीफिकेशन होगा। तो प्योरीफिकेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, मालूम है, प्योरीफिकेशन होने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, प्योर कॉमन साल्ट। फिर हमें प्योर कॉमन साल्ट मिल जाएगा। दूसरे की बात करते हैं रॉक साल्ट की, कॉमन साल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि कॉमन साल्ट जैसे हम खा सकते हैं, उसकी बात करें तो कुछ इस प्रकार का भी है जो मेरी जमीन के नीचे अंडरग्राउंड में, ये है मान लीजिए हमारी जमीन, ये है हमारे पास क्या, पृथ्वी की लेयर। इस पृथ्वी की लेयर में ऊपर रहे आप धीमे धीमे जाएंगे, देखिए एक लेयर हमें ये मिली, एक लेयर ये मिली, एक लेयर, तो जब नीचे हम जैसे बहुत नीचे नीचे देखते हैं तो मुझे यहाँ भी नमक मिल रहा है एक रॉक्स के रूप में, यहाँ पर मिला नमक रॉक्स के रूप में, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रॉक साल्ट। ठीक, तो ये पृथ्वी के अंडरग्राउंड एंड पृथ्वी के नीचे डिपॉजिट है, तो पृथ्वी के नीचे जो डिपॉजिट होता है उसे हम कहते हैं रॉक साल्ट। देखिए कॉमन साल्ट एज क्रिस्टल्स, कॉमन साल्ट जो हमें एक क्रिस्टल के रूप में मिलता है, फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। संसार के विभिन्न भागों में ये जमीन के नीचे डिपॉजिट हुआ रहता है, वहां से हमें मिलता है। ठीक है, तो ये अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स होता है, और संसार के ये नहीं कि हमारे भारत की, और भी विभिन्न प्रकार के संसार के बहुत सारे ऐसे भाग हैं और सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर हमें मिलता है। तो इसको कॉमन रूप से हम यहाँ कहते हैं दी आर कॉल्ड एज रॉक साल्ट, इसीलिए हम इससे रॉक साल्ट कहते हैं। क्यों भैया, कहाँ से मिला है, रॉक से मिला, रॉक से, चट्टान से, ये कहाँ पे, नीचे से, नीचे अंडरग्राउंड डिपॉजिट है,
इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, रॉक साल्ट। रॉक साल्ट इज यूजली ब्राउन कलर। अगर मैं देखता हूं तो इसका कलर कैसा है, ब्राउन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं। इम्प्योरिटीज क्या है इसके अंदर में, मिक्स है। बहुत सारी इम्प्योरिटीज होने की वजह से, अशुद्धियां होने की वजह से इसका कलर ब्राउन होता है। अब हम कॉमन साल्ट की बात करते हैं, उसके कुछ यूजेस को देख लेते हैं। यूजेस ऑफ कॉमन साल्ट। तो कॉमन साल्ट को हम एक रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज कर सकते हैं फॉर यूजफुल केमिकल्स इन इंडस्ट्री। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियां हैं केमिकल की, जहाँ से वो केमिकल्स को प्राप्त करते हैं। तो उन केमिकलों को प्राप्त करने के लिए इसे कच्चे पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। एक कच्चा पदार्थ मतलब होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के रूप में हम इसे यूज करते हैं। रॉ मटेरियल के रूप में हम इसे यूज करेंगे तो हमें इसकी सहायता से बहुत अच्छे अच्छे केमिकल मिल जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं केमिकल्स को हम प्राप्त कर सकते हैं इस कॉमन साल्ट से। जैसे कि मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक मेरे पास केमिकल है, ठीक, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, हम नमक से प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा को भी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए सोडियम कार्बोनेट या हम इसे कहते हैं बाशिंग सोडा। तो बाशिंग सोडा को भी हम बनाना है तो मुझे वहाँ पर भी NaCl की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर की, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर मुझे ब्लीचिंग पाउडर भी मुझे बनाना है तो भी मुझे वहाँ पर NaCl को यूज करना पड़ेगा एक रॉ मटेरियल के रूप में, एक रॉ मटेरियल के रूप में। उसके अलावा देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम क्या कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त करना है तो वहाँ भी हमें कहीं न कहीं पर रॉ मटेरियल के रूप में हमें साल्ट का प्रयोग करना पड़ता है। तो हमें वहाँ पर भी रॉ मटेरियल में हमें साल्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। कुछ न कुछ साल्ट होगा, वो साल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इसका प्रयोग हम अपना खाना बनाने, तो इन कुकिंग फूड, जो हमारा पका हुआ खाना है तो उसको टू इम्प्रूव द फ्लेवर ऑफ फूड, खाने के अच्छे स्वाद को लाने के लिए, स्वाद अच्छा हो जाएगा इसलिए हम उसमें नमक मिला देते हैं। उसके अलावा देखिए टू मेंटेन वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है तो वो नर्वस सिस्टम भी देखते हैं, वो भी खाते हैं हम कॉमन साल्ट को। तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं कॉमन साल्ट को हम खाते हैं तो वो नर्वस सिस्टम भी हमारा क्या अच्छी तरह से मेंटेन रहता है, काम करता रहता है, मेंटेन बना रहता है। द मूवमेंट ऑफ मसल्स, उसके अलावा जो हमारे शरीर की जो बहुत सारी मसल्स हैं, तो बहुत सारी मसल्स भी क्या हैं, नमक की वजह से हम खाते हैं तो नमक की वजह से मसल्स भी क्या है हमारी अच्छी तरह से मूवमेंट करती रहती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए टू प्रोड्यूस HCl इन द स्टोमक फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। तो हमारा मान लीजिए ये है स्टोमक, हम यहाँ पर NaCl को कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा स्टोमक क्या है HCl को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक। यहाँ पर इसकी वजह से HCl का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, HCl बन रहा है यहाँ पर। तो HCl क्या कर रहा है, HCl हमारे फूड को क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक, फूड को डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। उसके अलावा जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को भी ये HCl किल कर देता है। HCl क्यों बना, क्योंकि हमने नमक खाया, जैसे हम नमक खाएंगे तैसे हमारी बॉडी क्या है, पेट में क्या है, HCl बनने लगा। अब हमने खाने के साथ में बहुत सारी बैक्टीरिया खा लिए, बहुत गंदी, बहुत सारे गंदे जर्म्स खा लेते हैं। तो जैसे ही HCl रिलीज होगा मेरे पेट के अंदर, वो जितने भी जर्म्स होंगे वो सारे जर्म्स मर जाएंगे और मेरे फूड का डाइजेशन हो जाएगा, तो हमें फायदा कर रहा है। उसके अलावा देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, अगर घर में माताएं बहनाएं अचार बनाते हैं तो अचार में भी इसे डालते हैं, तो जब अचार में मैं नमक को डाल देता हूँ तो नमक वहाँ पर प्रिजर्वेटिव का काम करता है। प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है कि जो मेरा पिकल्स है वो जल्दी खराब न हो, इसकी वजह से हम यहाँ पर NaCl मिला देंगे। तो NaCl की वजह से क्या है
कि ये काफ़ी दिनों तक बना रहता है। इसीलिए प्रिजर्वेटिव उसे कहते हैं जिसकी वजह से कोई भी चीज़ डालने की वजह से वो खराब ना हो। मान लीजिए मैं अचार बना रहा हूँ, अचार में मैंने नमक डाल दिया तो नमक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करने लगा, क्योंकि वो जल्दी खराब नहीं होने दे रहा सर उसको, अचार को, अचार के मतलब जो भी उसमें ग्रेडियंट पड़ेगी उनकी वजह से, ठीक है। उसके अलावा इन द मैन्युफैक्चर ऑफ साबुन, देखते विभिन्न प्रकार के जो साबुन होते हैं, तो इन सॉफ्ट का जो फॉर्मेशन होता है उसमें भी हम कह सकते हैं कहीं न कहीं पे हमको क्या है, साल्ट की जरूरत पड़ती है। तो साल्ट को हम यहाँ भी कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि साल्ट का हम कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, इन द मेल्टिंग आइस, बर्फ को पिघलाने में। भाई बर्फ को कहाँ पिघलाएंगे, विच कलेक्ट्स ऑन द रोड्स, जो बर्फ रोडों पर इकट्ठी हो गई है। भाई रोडों पर बस चलती है, सवारियां चलती हैं, लोग बहुत सारे पैदल चलते हैं, गमन करते हैं। अगर उस रोड पर किसी प्रकार से मान लीजिए कि बर्फ जम जाए, क्या उस पर आप चल लोगे, नहीं चल पाओगे। तो वहां पर मुझे बर्फ को क्या करना है, पिघलाना है। तो जिसकी वजह से क्या करूँ, मैं वहां पर नमक डाल दूंगा। तो ये देखो आपको इमेज देख रही है, ये देखो रोड है, ये देखो रोड है, इस रोड पर देखो हम यहाँ पर नमक डाल दी पड़े, ये देखो नमक डाला जा रहा है, ये देखो नमक डाला है। जिसके नमक डाल देंगे तो ये बर्फ क्या है, मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। ये तो लिखना है इन द मेल्टिंग आइस, बर्फ को पिघलाने में, विच कलेक्ट्स, जो इकट्ठी हो जाती है, ऑन द रोड्स, रोडों पर, ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में, इन कोल्ड कंट्रीज में, ऐसे देशों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंड पड़ती है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंड पड़ती है तो वहाँ पर बर्फ जमने लगती है। वो बर्फ क्या होती है, रोड पर जम जाती है, जिसकी वजह से लोग न निकल पाते हैं न जा पाते हैं। तो अब वहाँ पर मुझे बर्फ बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे हटाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, बहुत ज़्यादा खर्चा बनेगा, उठ भी नहीं पाएगा। उसको नमक डाल दो आप, जितना नमक डाल दोगे उतनी जल्दी क्या होगी, बर्फ पिघल जाएगी। आज की हमारी क्लास का यहाँ पर समापन होता है। हमारा यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, समापन होता है। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे।